मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जो भी व्यक्ति मन से हार जाता है तो वास्तव में सफलता भी उससे दूर हो जाती है। और जो व्यक्ति मन से जीतने जीतने की कोशिश करता है या मन में ठान लेता है कि मैं तो जीतूंगा ही, तो वो वास्तव में सफलता के बहुत करीब पहुंच जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को इस सेशन के पहले 2 सेशंस में ये बता चुका हूँ कि 2026 बोर्ड परीक्षा जीव विज्ञान विषय में कौन कौन से संभावित प्रश्न आने हैं। अगर उनको किसी ने बहुत बारीकी से देखा होगा और जो आज का ये जो वीडियो है उसको भी कोई बहुत बारीकी से देख लेगा, तो मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि उसे 90+ मार्क्स बहुत ही आसानी से अचीव हो जाएंगे यदि उसे प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिले होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मन से जीते हुए लोग ही हैं जो कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में आकर के पढ़ने के लिए बैठे हैं अपने मोबाइल को खोल करके। तो आज जो सीरीज चल रही थी उसका अंतिम भाग और तृतीय भाग आप लोगों के सामने इस वाइट बोर्ड पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप लोग इसको भी कॉपी पेन ले करके बैठ जाएं या फिर समय समय पर स्क्रीनशॉट लेते रहें और उन जो पाठ्य वस्तु है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ करके घर पर पढ़ें। तो देखिए, आज के सेशन के इस क्रम में जो बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर है उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं और प्रक्रम हैं, उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं समझने की कोशिश करते हैं जो मेरे नज़रिए से है। और 15 सालों का मेरा अनुभव कहता है कि मेरे पढ़ाए गए बच्चे हिंदी में तो फेल हो गए हैं लेकिन बायोलॉजी में उन्होंने 80+ ही नंबर प्राप्त किए हैं। तो चाहिए इस जर्नी में हम लोग साथ साथ चलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है पुनर्योगज डीएनए तकनीक, ये आप लोग लिखते जाइए और मैं एक ही वाक्य में आपको सारी चीज बता दूंगा इस चैप्टर में। एंजाइम्स इस नाम से लिया सकता है REE। इसका पूरा नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। Restriction endonuclease enzyme. This is the most important enzyme which used in the genetic engineering. You know very well. और एक एंजाइम और है डीएनए लाइगेज एंजाइम। ध्यान से इन दोनों शब्दों को पढ़ लीजिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम और डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये दोनों एंजाइम अक्सर एक नंबर में पूछे जाते हैं। अगर इस दोनों को तैयार कर लेंगे तो किसी न किसी सेट में मुझे ऐसा लगता है कि ये फंसेगा क्वेश्चन। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ओके। जीन की क्लोनिंग में यूज होता है, जीन की क्लोनिंग में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। अगला है बायोरिएक्टर जीन क्लोनिंग। नेक्स्ट हेडिंग है क्लोनिंग संवाहक और फिर है टीआई प्लाज्मिड।
TI प्लाज्मिड। ये मेरे जो डाले गए वीडियोज हैं, जो अपलोड किए मैंने वीडियोज, उनमें से एक पेपर का सॉल्यूशन में ये आपको मिल जाएगा, बोर्ड परीक्षा में आया भी हुआ है। आर प्लाज्मिड तथा एफ प्लाज्मिड तथा एफ प्लाज्मिड। फिर अगला है पैलिंड्रोम। ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम। ये इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि मलयालम, जलज, इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, दोनों तरफ से उसी तरीके से प्रोनाउंसिएशन होगा, उसी तरीके से वही लेटर्स मिलते हैं। इसी तरीके से ये पैलिंड्रोम आपके नाइट्रोजनस बेसिस की भी होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है कि जो आपके डीएनए के नाइट्रोजनी समाक्षार होते हैं उनमें हेर फेर की जाती है, काट छांट की जाती है, नए जीन्स का समावेश किया जाता है ताकि उत्तम किस्म की नस्लें तैयार की जा सकें, चाहे वो पौधे हों और चाहे वो जंतु हैं। इस चैप्टर की मेन आत्मा बस इतनी ही है, इसी के इर्द गिर्द ये सारा ताना बाना इस चैप्टर का बुना गया है। अगला चैप्टर है आप लोगों का बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। जैव प्रौद्योगिकी क्या है और उसके कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पर उसका यूज किया जाता है। ये भी कुछ इस पिछले वाले चैप्टर जो भी बताया उसी से रिलेटेड है, उसी से मिलता जुलता है। तो इसमें आ जाते हैं, जैसे कि पूछ लेगा जीएम फसलों को कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें। मॉडिफाइड मीन्स रूपांतरित की गई हैं, जेनेटिकली मीन्स जीनी संरचना जो होती है उसमें हेर फेर की गई है, कुछ न कुछ जीन्स डाले गए हैं और कोई न कोई जीन्स हटाए गए हैं, तो इच्छित पौधे या फिर जंतु तैयार कर लिए गए हैं जो कि हमारे लिए उत्पादक हों। यही चीज़ है इसमें। जीएम फसलें हो गए आपका, जीन चिकित्सा हो गई, जीन चिकित्सा, पारजीनी जंतु अथवा पारजीनी पौधे। और ये पारजीनी शब्द जो है इसे ट्रांसजेनिक, अंग्रेजी में बोलते हैं लेकिन हिंदी में लिख के आपके पेपर में भी आ सकता है। ट्रांसजेनिक पादप यानी कि पौधे कौन होते हैं और ट्रांसजेनिक जंतु कौन होते हैं। वही चीज़ जीनी संरचना में परिवर्तन किया गया, कुछ काटा गया, कुछ जोड़ा गया, मीन्स कुछ हटाया गया, कुछ नया उसमें डाला गया अपने इच्छित जो जंतु और पौधों को उत्पन्न करने के लिए, जो हमारे लिए उत्पादनशील है। ठीक है, मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। ध्यान दे करके इस टॉपिक को भी पढ़ा जाए। बीटी फसलें, ये बीटी एक जीवाणु का नाम है, बैसिलस थुरिनजेंसिस। ठीक है, बीटी फसलें जैसे कि बीटी बैंगन, बीटी टमाटर, बीटी कपास। ठीक, ये क्या होता है, सूक्ष्म रूप से मैं आपको इसका परिचय करवा रहा हूँ कि बैसिलस थुरिनजेंसिस नामक जो जीवाणु होता है उसमें एक विष पाया जाता है। उसके डीएनए को जब डाल दिया जाता है किसी फसल में, तो जो कीट पतंगे उसको खाते हैं, जो कीड़े मकोड़े उस फल को खाते हैं, तो वो उस विष के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं।
तो जिस कारण होता क्या है कि वो फसल सुरक्षित बनी रहती है, तो उसकी पैदावार बढ़ जाती है, क्योंकि वो नष्ट नहीं हो पाते फल। लेकिन इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी पर यह भी पड़ सकता है कि जब कोई विष छोटे मोटे कीड़ों के लिए नुकसानदायक है, जिससे कि वो मर जाते हैं, तो जब ह्यूमन उसको इनटेक करेगा अपने बॉडी के अंदर, अर्थात उसको खाएगा, तो कुछ न कुछ मात्रा में उस ह्यूमन बॉडी को भी अफेक्टेड करेगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ पर्यावरणविद जो हैं उन्होंने कहा है कि इसका ज़्यादा प्रयोग ऐसी फसलों पर न किया जाए जिसको कि मनुष्य खाता है। जैसे कि कपास है, इसका उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीटी बैंगन, बीटी टमाटर उत्पादन करने से उन्होंने चेतावनी दिया है कि इसका उपयोग न किया जाए। बायोपायरेसी बहुत आता है पेपर में, अक्सर लिखने के लिए आ जाता है। बायोपायरेसी मीन्स किसी का कोई चीज़ पर एकाधिकार है और उसको अनाधिकृत तरीके से कोई व्यक्ति या संस्था के द्वारा इस्तेमाल किया जाना ही बायोपायरेसी है। ठीक है ना। जैसे मार्केट में पहले कोई मूवी आती थी, तो मूवी आने के बाद ही तुरंत उसकी पायरेटेड सीडी बन जाती थी, जिसको लोग घर में देख लेते थे। तो मूवी में कोई थिएटर में देखने नहीं जाता था, तो क्या होता था, नुकसान होता था। जो फिल्म प्रोड्यूसर्स वगैरह होते हैं, निर्माता निर्देशक, उनको नुकसान होता था, उनकी फिल्म चोरी कर ली जाती थी। इसी तरीके से किसी देश की कोई या किसी संस्था की या किसी व्यक्ति के द्वारा, शासन के द्वारा अप्रूवल की गई कोई चीज़ जिस पर उसका स्वयं का एकाधिकार है, उसने उसको खोजा है, ठीक है, उसको किसी दूसरा व्यक्ति, संस्था या कोई दूसरा अन्य देश चोरी से उसका उपयोग करने लगी, यही बायोपायरेसी कहलाता है। प्रतिबंधन एंजाइम, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, पहुंच जाइए वहीं पर, REE। क्राई प्रोटीन्स, क्राई प्रोटीन क्या होता है, जो बैसिलस thuringiensis नामक जीवाणु होता है, उसमें जो विषैला प्रोटीन होता है उसे ही बोला जाता है क्राई प्रोटीन, है वही चीज। ठीक, तो इसी के इर्द गिर्द पूरा ताना बाना इस चैप्टर का बुना गया है, तो आप लोग कुछ ना कुछ समझे होंगे। अगला चैप्टर है जीव और समष्टियां। नोट करते चलें, स्क्रीनशॉट लेते चलें। जीव और समष्टियां चैप्टर से, हालांकि इसके कुछ वीडियोज मैंने रिलीज किए हैं, अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, आप लोग जा करके उनका कुछ अवलोकन कर सकते हैं। हो सकता है उसमें कुछ फंस जाए, आगे भी आपको इस बारे में मैं बताऊंगा। जनसंख्या तथा समष्टि पूछ सकता है पेपर में, जनसंख्या क्या है, पूछ सकता है समष्टि क्या है, एक ही चीज है। ठीक है, आगे है समुदाय, पूछ सकता है कि समुदाय किसे कहते हैं, ये भी मैंने अपने वीडियो में पीछे बताया हुआ, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख लीजिए। फिर है समष्टि अंतः क्रियाएं, समष्टि अंतः क्रियाएं, इसको समझना थोड़ा जरूरी है। समष्टि अंतः क्रियाएं क्या होती है, जो समष्टि मीन्स जनसंख्या जो होती है, उन जनसंख्या में जो जातियां रहती हैं उनके बीच में आपस में कौन कौन सी क्रियाएं संपादित होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक घर ही है, उस घर में कई सदस्य रहते हैं, तो आपस में कोई न कोई अंतः क्रिया करते हैं। या मान लीजिए अभी घर में कुछ मवेशी हैं, आप हैं, तो उनके और हमारे उनके बीच में क्या होती है, कुछ न कुछ अंतः क्रियाएँ होती रहती हैं। कुछ पॉजिटिव अंतः क्रियाएँ होती हैं, कुछ निगेटिव होती हैं, कुछ लाभदायक होती हैं, कुछ हानिकारक होती हैं। या इन्हें दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कुछ धनात्मक अंतः क्रियाएँ होती हैं और कुछ ऋणात्मक अंतः क्रियाएँ होती हैं। तो इसमें जो धनात्मक अंतः क्रियाएँ होती हैं और जो ऋणात्मक अंतः क्रियाएँ होती हैं, उनको कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। हालांकि इसमें एक तीसरा पॉइंट भी है, ऋणात्मक अंतः क्रियाएँ, उसको भी इग्नोर नहीं करना है हमें। फिलहाल ये क्या क्या है, जैसे कि ये धनात्मक अंतः क्रियाएँ, और ये क्या है, ऋणात्मक अंतः क्रियाएँ। ऋणात्मक अंतः क्रियाएँ क्या है देख लेते हैं। जैसे कि सहोपकारिता, ये मैंने कवर कर रखा है टॉपिक। सहभोजिता,
आद्य सहकारिता, आद्य सहकारिता, इसको मैंने बहुत ही विधिवत तरीके से एक वीडियो में कवर किया है। अगर उस वीडियो को कोई भी परीक्षार्थी, बोर्ड वाला या फिर बीएससी नर्सिंग की तैयारी करने वाला, नीट की तैयारी करने वाले, टीजीटी पीजीटी कोई तैयारी करता हो, उसको पढ़ेगा तो उसे बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है वो। और इसके बाद में आती हैं ऋणात्मक अंतःक्रियाएं, जैसे कि परजीविता, परजीविता, परजीवी, इसी से निकला है परजीवी, और उसके प्रकार, ठीक है ना। परजीविता क्या है? परजीवी का एक विशेष लक्षण है, ठीक है, और कौन कौन से प्रकार के परजीवी होते हैं इसके बारे में इसमें अध्ययन करना है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है परभक्षण, परभक्षण, ठीक, परभक्षण, पराये का भक्षण कर लेना, किसी दूसरे जीव को खा जाना। तो जो खाया जाएगा वो भक्ष होगा और जो खाएगा वो भक्षी होगा। इसी में पूछा जा सकता है भक्ष, भक्ष व भक्षी में संबंध, भक्ष व भक्षी में संबंध, इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है कि परभक्षण की क्रिया में भक्ष व भक्षी के बीच में कौन सा संबंध है। या फिर इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्ष किसे कहते हैं और भक्षी किसे कहते हैं, परभक्षण को समझाते हुए इसकी व्याख्या करिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है स्पर्धा, स्पर्धा और प्रतिजीविता, जल्दी से कवर कर लेते हैं। प्रतिजीविता, आज ये अंतिम भाग है, भाग तीसरा, पूरे सिलेबस का जो मैंने कवर किया है उसका भाग तीसरा है और अंतिम भाग है। अगर इन तीनों भागों को कोई बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी कर लेता है तो मैं पूर्ण विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ तो उसे 90+ मार्क्स जरूर आएंगे। तो आप लोग देख लीजिए। स्पर्धा भी एक निगेटिव है। स्पर्धा में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई दौड़ है, दौड़ की स्पर्धा हो गई, भाला फेंक की स्पर्धा हो गई, तो जिसका सबसे आगे जाएगा भाला वही जीतेगा। दौड़ में जो सबसे आगे दौड़ेगा और पहुंच जाएगा फिनिश लाइन पर वही सफल हो जाएगा उस स्पर्धा में। इसी तरीके से यहाँ पर भी स्पर्धा होती है। किसके लिए स्पर्धा होती है? भोजन के लिए स्पर्धा होती है, आवास के लिए स्पर्धा होती है, जीवन साथी के लिए, मेटिंग के लिए कह सकते हैं कि स्पर्धाएं होती हैं, ठीक। और स्पर्धा में क्या होता है? नुकसान ही होता है ज़्यादातर। अगला है जीवाणु, जीवाणु राइजोबियम, बहुत फेमस जीवाणु है राइजोबियम, दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है, की खेती। इस टॉपिक पर आपको लिखने के लिए आ सकता है, सॉरी। आगे चरघातांकी वृद्धि का समीकरण, चरघातांकी वृद्धि का समीकरण, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। फिर है एलन का नियम, एलन का नियम, एलन का नियम, एंड लास्ट वन इज गॉस का, गॉस का स्पर्धी अपवर्जन का नियम, अपवर्जन का नियम। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये टॉपिक्स आपके जो 2026 की बोर्ड परीक्षा है उसके लिए बहुत अनुकूल बैठते हैं, जिसको कि मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। आगे इसी में एक टॉपिक बचा जा रहा है मुर्दाखोरिता, मुर्दाखोरिता या मृतोपजीविता, भैया नाम से स्पष्ट है, मुर्दा डेड बॉडी, चाहे वो पौधे की हो और चाहे वो किसी जंतु की हो, उसको जो खाएगा वही मुर्दाखोर होगा
और ये क्रिया मुर्दाखोरिता कहलाएगी। मृतोपजीविता क्या है? मृतोपजीवी भी वही चीज़ है जो कि बीच में या लगा हुआ है कि मृत हुए जीव जंतु और वनस्पतियों को जो खाते हैं सूक्ष्म जंतु, यही मृतोपजीविता कहलाती है। और ऐसे जंतु मृतोपजीवी कहलाते हैं, जैसे जीवाणु कवक आदि। ठीक है। और एक प्रश्न ये भी पेपर में आया है, अपरद व अपरदहारी। अपरद व अपरदहारी, ठीक है ना। यही जो सड़ी गली वनस्पतियां होती हैं, कूड़ा करकट होता है, ये अपरद कहलाता है। और इसको जो खाता है वो अपराधहारी कहलाता है, जैसे कि केचुआ, आपने देखा होगा। ठीक है, ये बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, तो इसके मद्देनजर इसको पढ़ना लाजमी होता है। ठीक है, आगे है पारितंत्र, स्क्रीनशॉट ले लें। पारितंत्र, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इससे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में सेट किया जाएगा और उसमें पूछा जा सकता है पारितंत्र व उसके घटक। मैं लिखे दे रहा हूँ, पारितंत्र, पारितंत्र, ठीक है, व इसके घटक, इसके घटक। जैसे कि आप लोग जानते हैं इसके दो प्रकार के घटक होते हैं, एक होता है अजैविक घटक, अजैविक घटक, और दूसरे क्या हैं, जैविक घटक, जैविक घटक। और जो जैविक घटक होते हैं वही क्या होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, और तीसरा है अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये तीन प्रकार के जैविक घटक होते हैं। जैविक घटक क्यों कहते हैं, क्योंकि उनमें जीवन पाया जाता है, इसीलिए उन्हें जैविक घटक कहा जाता है। अजैविक घटक वो घटक होंगे जिनमें जीवन नहीं विद्यमान रहता है। ठीक है ना। भौतिक वस्तुएं जैसे कि ताप हो गया, ठंड हो गई, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत अन्य चीज़ें होती हैं जो कि अजैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। आगे देख लेते हैं और क्या आ सकता है, ऊर्जा का प्रवाह। और ऊर्जा का प्रवाह पढ़ने के पहले आप ये पढ़ेंगे कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, ठीक है ना। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला जिसे बोलते हैं फूड चेन, फूड चेन, खाद्य जाल, खाद्य जाल, फूड वेब, फूड वेब। अब इसी में है ऊर्जा का 10% का नियम, ऊर्जा का 10% का नियम, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। अब इसी में ऊर्जा का प्रवाह पूछा जा सकता है। ऊर्जा का प्रवाह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1000% इससे प्रश्न आएगा। 100, 200, 500% नहीं, 1000% आएगा। ठीक है। इसके बाद में इससे संबंधित 10% के नियम से संबंधित कोई सवाल भी पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद में आपका जैव पिरामिड्स आ जाते हैं। जैव पिरामिड्स, जैव पिरामिड्स जिसमें कि जीव संख्या, एक जीव संख्या का पिरामिड आ सकता है, एक जैव भार का पिरामिड आ सकता है, और एक जैव ऊर्जा का पिरामिड आ सकता है। यही 3 सिलेबस में ही आपके दिए गए हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ठीक है। और पिरामिड कोई भी हो, चाहे उल्टा बना हो, त्रिभुजाकार होता है, और उसमें भी कौन होता है, उत्पादक, उपभोक्ता, घटक। यही चीज़ें होती है जो जैविक घटक होते हैं। ठीक है। जो पिरामिड चाहे उल्टा बना हो, चाहे सीधा त्रिभुज हो, ठीक, नीचे साइड में कंडीशन होती है कि हमेशा उत्पादक ही होते हैं। उत्पादक कौन होते हैं, हरे पौधे होते हैं। ठीक है ना, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं अपने बॉडी में ही करते हैं। ठीक।
ये एक बार पूछा जा चुका है बोर्ड परीक्षा में, इम्पॉर्टेंट है उसके मद्देनजर। लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन अच्छे से तैयार कर लें। लेग हीमोग्लोबिन कृत्रिम पारतंत्र, कृत्रिम आर्टिफिशियल, कृत्रिम पारितंत्र। जलजीवशाला देखी है ना आप लोगों ने, एक्वेरियम देखा है, उस एक्वेरियम में मछली पालन होता है। और अब इससे ज़्यादा मैं आपको इंडिकेशन नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग सभी लोग जलजीवशाला अर्थात एक्वेरियम देखे होंगे। उसमें किस तरीके से पारतंत्र डेवलप किया जाता है उसको एक बार माइंड में अवलोकन करिए, या जा करके देखिए, या फिर अन्य माध्यम से देखिए। फिर है अपघटन, अपघटन, ठीक। अगला है लीटर, लीटर, इसी को ही बोलते हैं करकट, कूड़ा करकट, समझ गए, वही है लीटर। तो ये आपका पारितंत्र चैप्टर से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके पेपर में आने की प्रबल से भी ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बस ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा समय और लगेगा, बस ख़त्म हो जाएगा आज का अंतिम सेशन। और इस सेशन को या इन तीनों सेशन को जो भी बच्चा बहुत अच्छे से मन लगा करके देखेगा और इस पर चिंतन मनन करते हुए इन टॉपिक्स को कवर करेगा, उसका बेड़ा पार होना सुनिश्चित। जैव विविधता एवं संरक्षण, ये चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, तो शुरुआत में ही हम लिख देते हैं जैव विविधता। जैव शब्द जीवन से संबंधित है, यानी कि ऐसे सभी जीवधारी जिनमें जीवन है, चाहे वो वनस्पतियां हों चाहे वो जंतु हों। और विविधता, डाइवर्सिटी, तरह तरह की वनस्पतियां, तरह तरह के जो जंतु होते हैं, ठीक है ना, एक साथ रहते हैं, पारस्परिक अंतः क्रियाएं करते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, एक दूसरे को हानि भी पहुंचाते हैं, ठीक है ना, जैव विविधता। और इसी से एक शब्द निकल के आता है हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट, ठीक है। जैव विविधता हुआ इसका महत्व, इस पर भी ध्यान रखिएगा, और जब ये आ जाएगा तो ये लॉन्ग आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे है, और इसमें पूछ सकता है इसके क्षति के कारण, इसको भी मैंने नोट किया हुआ है, इसके क्षति के कारण। अब ये प्रबल लॉन्ग आंसर बन गया, आ सकता है पेपर में, कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि ना आए, आ सकता है, आने के पूरे चांसेस हैं। जैव विविधता क्या है, इसको आप परिभाषित करिएगा अपने शब्दों में। इसका महत्व क्या है, महत्व का मतलब इसका हमारे लिए क्या मायने हैं जैव विविधता के, इससे हमको कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, समाज को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, पर्यावरण को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, इसका वर्णन महत्व के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद में क्षति के कारण ये जैव विविधता धीरे धीरे क्यों नष्ट होती जा रही है, इसका क्षति अर्थात नुकसान इसको क्यों हो रहा है, इसका भी वर्णन आप लोग करेंगे। तमाम कारण हैं जिनके कारण इसको क्षति पहुंच रही है, आप खोजने का प्रयास करेंगे, मिलेगा। ठीक है, आगे है जैव विविधता संरक्षण की विधियां। जैव विविधता संरक्षण की विधियां, और यहीं से मेन चीजें निकल कर आएंगी। ये जो टॉपिक मैं लिख रहा हूँ, यहीं से कुछ मेन चीजें निकल के आएंगी कि कौन कौन से ऐसी विधियां हैं जिसके माध्यम से इस जैव विविधता को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सकता है, ताकि हम और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी इन सब के लिए ये बनी रहे। तो देखिए क्या है, पहला इसी से निकल के आया है स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण। ठीक है, अब देखिए इसको बोला जाता है इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मीन संरक्षण। अब ये जो इन सीटू कंजर्वेशन है, ये हिंदी में लिख के आएगा ऐसे, इन
C2 कंजर्वेशन ऐसे लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जो इसके अंतर्गत आ जाएंगी, तो उसको जरा देख लीजिए कौन कौन सी विधियां हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, 3 जोन होते हैं इसके, तीनों जोन को आप लोग तैयार करिएगा। ठीक है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यह इसको ही बोला जाता है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। और हिंदी में लिखे अक्सर आता है बायोस्फीयर रिजर्व, क्या अंग्रेजी में नहीं लिखा होगा, हिंदी में लिख देगा। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं लिखना है, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में लिखेंगे कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, और कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश में स्थापित हैं, उनका भी उदाहरण सहित वर्णन करना परम आवश्यक है। इसके आगे अलौकिक ग्रुप्स, एक प्रश्न आता है, अलौकिक ग्रुप्स क्या है? अलौकिक ग्रुप्स, या इसी से दूसरा प्रश्न, मतलब दूसरे शब्दों में यह प्रश्न पूछ लेगा, पवित्र उपवन क्या है? पवित्र उपवन क्या है? ये दोनों ही प्रश्न पूछा जाएगा तो उत्तर आपका सेम होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा है बहिस्थानीय संरक्षण, बहिस्थानीय संरक्षण। अभी इसका अर्थ ही बताऊंगा। बहिस्थानीय XC2 कंजर्वेशन, XC2 कंजर्वेशन। ठीक है ना, इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे जरा देख लेते हैं शॉर्टकट में। बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन, प्राणी उद्यान। ठीक है ना, प्राणी उद्यान। ठीक है, अगला है आपका वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। मेरे हिसाब से ये जो वन्य जीव अभयारण्य है ये पेपर में इस बार आ सकता है, पवित्र उपवन आ सकता है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व आ सकता है। इस 3 को तैयार करेंगे, एक फंसेगा आपके पेपर में, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आगे जरा मिटा दूं, थोड़ा सा और बचे हैं पॉइंट्स। स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब यह होता है उसी स्थान पर जहाँ पर जो जीवधारी वनस्पतियाँ हैं उसको उसी स्थान पर संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है शासन के द्वारा। और बहिस्थानीय संरक्षण यह है, ऐसा संरक्षण होता है कि कुछ जंगल या ऐसे कुछ परिक्षेत्र होते हैं जहाँ पर बाहर से लाए जाते हैं जीवों को, और वहाँ पर रख करके उनको भोजन, पानी, आवास, हर तरीके की सुविधाएं प्रदान की जाती है, संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो वो बहिस्थानीय संरक्षण होता है। आगे देख लेते हैं क्या है। जीन बैंक, जीन बैंक, बीज बैंक, जीन बैंक, बीज बैंक। ठीक है, जीन बैंक, बीज बैंक, ऊतक संवर्धन, ये 3 हेडिंग को मैंने एक ही जगह पर कवर कर दिया है। ऊतक संवर्धन, इन 3 में कोई 1-2 नंबर में आएगा। अगला क्रायो प्रिजर्वेशन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रायो प्रिजर्वेशन, एक निश्चित डिग्री सेल्सियस तापमान पर नाइट्रोजन की उपस्थिति में स्पर्म्स को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन। अतिदोहन, अतिदोहन, सह विलुप्तता। अतिदोहन, ज़्यादा दोहन कर लोगे खतरे में आ जाएगी चीज़ें, चाहे वनस्पति और चाहे जंतु हों। सह विलुप्तता, सह विलुप्तता, सह विलुप्तता माने, सह माने होता है साथ साथ में, विलुप्त माने गायब हो जाना धरती से।
इसमें होता क्या है कि एक जीव पर आश्रित जो दूसरा जंतु है या वनस्पति है, उसके अगर वो गायब होता है इस धरती से, खत्म होता है, डिसअपियर होता है, विलुप्त होता है, तो उस पर आश्रित जो दूसरी प्रजाति है वो भी विलुप्त हो जाएगी। इसे ही बोलते हैं सह-विलुप्तता। ठीक है, शॉर्टकट में बता देते हैं। हॉट स्पॉट या तप्त स्थल पहले ही लिखा चुके हैं। रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है, तथा IUCN का फुल फॉर्म हो सकता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द IUCN। ठीक है, हाँ, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। संकटग्रस्त जातियां, ठीक है, संकटापन्न जातियां, विलुप्त जातियां, इसको जो थोड़ा सा अंतर है इन तीनों टॉपिक में। संकटग्रस्त जातियां, संकटापन्न जातियां, विलुप्त जातियां, माइन्यूट अंतर है, थोड़ा अंतर है, और तीनों एक बार कोई चीज़ पढ़ लेंगे तो तीनों तैयार हो जाएगी। या फिर मैं बता दूंगा शॉर्टकट में। कुछ परियोजनाओं से भी प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि बाघ परियोजना, घड़ियाल परियोजना है, जैसे कि बाघ परियोजना पूछा जा सकता है, घड़ियाल परियोजना भी पूछी जा सकती है। ठीक है, पूछे भी गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया है, ये बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और ये इसमें तो IAS PCS तक में क्वेश्चन पूछा जाता है बाघ परियोजना वाला। आगे है गैप, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगा। जैसे पिछले टॉपिक में मैंने बताया था लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसी तरीके से ये GAP गैप है, ये है गंगा एक्शन प्लान, जो रिवर होली रिवर अपने आज की गंगा जी मानी जाती हैं, इनकी साफ सफाई के लिए जो एक परियोजना बनाई गई थी, जो एक प्लान बनाया गया था, पूरा खाका बनाया गया था, वही गैप कहलाता है, गंगा एक्शन प्लान कहलाता है। ठीक है, आगे कीटभक्षी पौधे भाई क्या होते हैं? कीटभक्षी पौधे जो कीटों का भक्षण करें, जो कीटों को खा जाएं, जैसे कि नेपेंथीस, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया। ठीक है ना, ये क्या है? ऐसे पौधे हैं जो कि कीटों को, यूट्रिकुलेरिया, ये पौधों को खा जाते हैं, पौधों को नहीं, कीटों को खा जाते हैं। कीटभक्षी पौधे ऐसे पौधे जो कीटों को खा जाते हैं। क्यों खाते हैं? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, जो कि उन कीटों से प्राप्त होता है, इसलिए कीटों का भक्षण करते हैं, कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। ठीक है, आगे कुछ मिसलेनियस, कुछ विविध प्रश्न भी मेरे पिटारे में हैं, उनको भी मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगा, जैसे कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये विविध हैं, इनको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ठीक है, क्या है? स्टॉप कोडान, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये दो चीज़ें DNA वाले चैप्टर में हैं। ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड हैं स्टॉप कोडान एंड इनिशिएशन कोडान। जहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है, इनिशिएशन कोडान होते हैं वो कोड्स, और ऐसे कोड्स जहाँ से प्रक्रिया खत्म हो जाए वो स्टॉप कोडान होते हैं। तैयार करना है आपको। ठीक है, एलिसा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जैसे कि एंजाइम लिंक्ड, इसका फुल फॉर्म होगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। आगे है
पूछा जा सकता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस इसे बोला जाता है समस्थैतिकता। समस्थैतिकता। समस्थैतिकता क्या है? मेटास्टेसिस, या फिर हिंदी में क्या लिख देगा? मेटास्टेसिस क्या होता है बताइए। आ सकता है पेपर में आपके, इम्पोर्टेंट है बहुत। इसके बाद में है जैव उर्वरक क्या होते हैं? जैव उर्वरक। उर्वरक मीन्स खाद, ठीक, लेकिन जैव खाद जिनमें जीवन है ऐसी खाद के बारे में बताना है, ठीक है। एक शब्द आ सकता है लॉजिस्टिक विकास। लॉजिस्टिक विकास आ भी चुका है पेपर में। लॉजिस्टिक विकास किसे कहते हैं? ठीक है। आगे है प्रतिरक्षा, ये पेपर में आया था। प्रतिरक्षा प्रक्रिया में, प्रतिरक्षा प्रक्रिया में लिम्फोइड अंगों की भूमिका पिछले दिए गए जो वीडियोज हैं मेरे, उनमें इसके बारे में मैंने किसी एक वीडियो में बताया है, तो आप उन वीडियोज का अवलोकन कर लें जो प्लेलिस्ट में है, तो आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बस ये इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के जो सिलेबस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे वो सारे बिंदु मैंने कवर कर दिए हैं। इस सीरीज में 3 भाग हैं, तीनों भाग में ही कवर हो गए हैं, इसको मुझे कवर करना ही था। और अच्छे बच्चे या ख़राब बच्चे, जो कह लीजिए, ख़राब तो कोई बच्चा होता नहीं है, बस समय नहीं मिल पाता है, तो अभी भी समय है, ऐसा नहीं है, अभी भी समय है। अगर सिंसियर होकर पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो आपके संतोषजनक मार्क्स आ जाएंगे जो समाज में आपके सम्मान को बचाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।